नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। और आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो पहला टॉपिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, संवैधानिक बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उनने डिसीजन किया है। और डिसीजन में ये दिया है कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं सरकार के, और जो आर्टिकल 90 के क्लॉज 2 के तहत जो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे इंटीग्रिटी के बारे में रिस्ट्रिक्शन है, अन्य और कोई रिस्ट्रिक्शन है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। केवल वो ही रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती हैं हमको। इनके ऊपर एडिशनल ग्राउंड के आधार पर आर्टिकल 90 के क्लॉज 2 के तहत अतिरिक्त रिस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो गारंटी हमको आर्टिकल 91A के तहत दी गई है। फ्री स्पीच एक्सप्रेशन की गारंटी भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट में दी गई है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये केवल हमारे पास न्यूज हो गई, इस प्रकार की चर्चाएं केवल न्यूज की बात हो गई। लेकिन हमको पढ़ने की आवश्यकता है आर्टिकल 19(1) और जो रिस्ट्रिक्शन है वो पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। आपको इस स्टेटमेंट को बनाकर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो क्या बन गया, कानून बन गया, तो इस स्टेटमेंट को बनाकर यूपीएससी प्रश्न बन सकते हैं। तो केवल आपको इतना स्टेटमेंट याद रखना है। तो इस बात की चीजें हमको याद रखना है। और जस्टिस बीवी नागर थाना ने बोला था कि राइट टू डिसेंट, राइट टू डिसएग्री, अडॉप्ट वेरिंग इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इनहेयर इन एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मतलब कि भारत के प्रत्येक नागरिक के पास असहमति का अधिकार है, डिसेंट का अधिकार है, और अपने किसी विचार को अडॉप्ट करता है, ऐसा आर्टिकल 91A में कहा गया है, ऐसा उन्होंने कहा। और कहा कि कोई मिनिस्टर अगर ऐसी बात बोलता है, स्टेटमेंट अगर कोई मिनिस्टर के द्वारा मेड किया जाता है, बनाया जाता है, और वो इसकी ऑफिशियल कैपेसिटी के आधार पर बोलता है, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में है और हमारे भारत के संविधान में भी दिया गया है कि भारत की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी बात अगर मिनिस्टर के द्वारा कोई स्टेटमेंट बनाया जाता है तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता हो, ऐसा भी उन्होंने कहा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 3, आर्टिकल 164 का क्लॉज 2, इसमें सेंटर में और एक राज्यों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल और लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी स्टेट से संबंधित होगी उसके बारे में बात करता है। ठीक है, जैसा हम पढ़ते हैं कि मिनिस्टर साथ साथ चलते हैं, साथ साथ डूबते हैं, इस बात को एक संविधान के बारे में बात बोली जाती है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कोई अगर एक कोई गलत काम करेगा तो सभी साथ डूब जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। फंडामेंटल राइट अंडर 19 और 21 में इन्फोर्स करने की बात की, पर्सन के अगेंस्ट भी इन्फोर्स होते हैं, इसके अलावा स्टेट और के अगेंस्ट भी इन्फोर्स होते हैं, तो इस बात को भी याद रखेंगे, बेसिक में हम पढ़ते हैं। तो इतनी सारी चीजें इसमें लिखी हैं। अब बेसिक बात हम जान लेते हैं क्या है आर्टिकल 19 क्या है, क्योंकि यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 90 से आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाती है। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम सिटीजन को दी गई है। आर्टिकल 91 का क्लॉज ये बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है बोलने की, सोचने की, विचार करने की, मौन रहने की, आपका मन करे ना बोले तो ना बोले, आपको नींद आए तो सो जाए। तो इस प्रकार की चीजें आर्टिकल 91 एक क्लॉज में बात की गई है।
दूसरा आर्टिकल 91 का क्लॉज भी ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ असेंबल, आप भी शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली किसी भी विदाउट आर्म के आप असेंबल कर सकते हैं, संघ बनाने की, मतलब कि इस प्रकार की असेंबल चीजें आप कर सकते हैं। आर्टिकल 91C की बात कहता है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। आर्टिकल 91 का क्लॉज ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप कहीं भी जा सकते हैं भारत में। आर्टिकल 91 का क्लॉज ई बोलता है कि फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट, आप सेटलमेंट कहीं भी भारत में बस सकते हैं। आर्टिकल 91 का क्लॉज एफ को डिलीट किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था, क्योंकि हमें सामाजिक न्याय करना था, हमें भूमि सुधार करने थे, हमें बहुत सारे ऐसे काम करने थे, हमें असमानता को मिटाना था, हमें भूमि सुधार करने थे, हमें लोगों की संपत्तियों को जो अधिक अमीर थे उनको बंटवारा करना था, हमें टेनेंसी रिफॉर्म करने थे। तो इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया और इसको यहां से हटाकर केवल एक संवैधानिक अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 91 का क्लॉज जी ये कहता है कि आप प्रोफेशन कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं भारत में कहीं भी। लेकिन आर्टिकल 19 के तहत आपको जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होंगी। तो वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो इस बात की बात करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात होगी, तब आपके ऊपर आप राज्य की सुरक्षा के प्रति आप खतरा महसूस करवाएंगे तो राज्य तो सरकार आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और हमारे अगर फॉरेनर स्टेट के साथ अच्छे संबंध हैं तो आपने उन संबंधों में गलत व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करने का प्रयास किया, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। पब्लिक ऑर्डर में अगर आप व्यवधान उत्पन्न करेंगे, कानून व्यवस्था के प्रति आप नेगेटिविटी फैलाएंगे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रख सकती है। नैतिकता डिसेंसी के आधार पर आप गलत काम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रख सकती हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, मतलब कि कोर्ट की अवमानना करेंगे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं। डिफेमेशन करेंगे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस करेंगे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं। और इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया की बात होगी तब भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। ऐसा आर्टिकल 92 के क्लॉज 2 में कहा गया है भारतीय संविधान। और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस को प्रथम संविधान संशोधन के तहत भी ऐड किया गया, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया। तो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये मुद्दा काफी चर्चा में था तो इसलिए इसको हम बताएंगे। आपको बताना है कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस को फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा इसमें ऐड किया गया, क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकता है इस बार। ठीक है, तो इस बात को आप समझें। तो ये हमने समझ लिया। अब इसके साथ आर्टिकल 20 की बात करती है, प्रोटेक्शन टू रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं। आपने अपराध कर दिया तो आपकी कन्वेक्शन से संबंधित आपको संरक्षण मिला जाएगा। 22 का क्लॉज 1 कहता है कि आपको भूतलक्षी प्रभाव से एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन के हिसाब से आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा, आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपने जिस टाइम पे कोई अपराध किया था, क्रिमिनल ऑफेंस किया था, उस टाइम पे जो कानून है उसके संदर्भ में आपके ऊपर सारी चीजें लागू होंगी। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कहता है कि आपके ऊपर नो डबल जियोपैडी, मतलब कि दोहरा दंड आपको नहीं दिया जाएगा। ये केवल न्यायिक दंड के मामले में लागू होता है, लेकिन प्रशासनिक आधार पर आपको दोहरा दंड मिल सकता है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 कहता है कि आप नो सेल्फ, मतलब कि आप गवाही के मामले में आपके ऊपर आपके हमने सेल्फ कोई स्टेटमेंट दिया है तो आपको उसको प्रूफ नहीं माना जाएगा। आपको फोर्स से आपको कोई करता है तो आपके ऊपर वो स्टेटमेंट को आपके खिलाफ प्रूफ नहीं माना जाएगा। जैसे आपने दृश्यम 2 मूवी में देखा, अजय देवगन के द्वारा वीडियो पे गवाही दे दी जाती है, लेकिन अजय देवगन कोर्ट में जाके बोलते हैं माय लॉर्ड इन्होंने फोर्सफुली हमसे कहलवाया है, तो इस आधार पे ये प्रूफ नहीं है। जैसा आपने दृश्यम 2 के पार्ट 2 में आपने इस चीज को देखा। ठीक है, तो फिल्म से हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। दूसरा आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ और लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। फ्री और कंपलसरी आर्टिकल 21 का आर्टिकल 21A फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। और आर्टिकल 22
आप अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो आपको उस ग्राउंड को बताना पड़ेगा, और आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 कहता है कि आपको 24 के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर उसको किसी व्यक्ति को प्रोसीड करना पड़ेगा, और डिटेंशन के बारे में बात करता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो हमने सारे आर्टिकल पढ़ लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा मुद्दा ये है, इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा लगातार न्यूज में बना रहता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से मैपिंग से संबंधित हर बार 1-2 साल छोड़कर प्रश्न आते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ फिलिस्तीन में जो उस पर बात थी, उस पर वोटिंग हुई, लेकिन इंडिया ने इससे अब्सटेंस किया, मतलब कि इसमें वोटिंग देने से मना कर दिया। ना हम फेवर में देंगे ना हम अगेंस्ट में देंगे, क्योंकि हमारे हित इजराइल से हैं। हम वहां से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, इजराइल हमारी काफी मदद करता है। स्पेस सेक्टर की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, डिफेंस की बात हो, तो हम अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखकर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। हम ना तो वेस्ट के दबाव में आते हैं ना तो ईस्ट के दबाव में आते हैं, हम ना तो रसिया के दबाव में आते हैं ना तो अमेरिका के दबाव में आते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। हम ना तो अरब के दबाव में आते हैं ना तो इजराइल के दबाव में आते हैं। हम अगर हमसे आंखें ऊपर करके कोई बात करेगा तो हम उससे आंखें ऊपर करके बात करेंगे। हम ना तो उसको जबरदस्ती आंखें दिखाएंगे, और कोई हमको आंखें दिखाने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। जैसे कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें हमको 4 जो लाइन है उनके द्वारा दिखाई दी गई है कि चारों दिशाओं में हम सतर्क हैं, हम देख रेख करते हैं, लेकिन शांत अवस्था में हैं। लेकिन हमसे अगर किसी ने गलती की, गुस्ताखी की, तो हम उसके ऊपर चारों तरफ से हमला करेंगे, इसको पानी भी नहीं मिलेगा बाद में। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। आप अपने विचार कीजिए, व्यक्त कीजिएगा कमेंट में कि आप हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। और दूसरा मुद्दा यह है कि स्टेटस ऑफ हॉली सिटी जो जेरूसलम है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अमेरिका ने यहाँ पे अपना जो ऑफिस था यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, और इजराइल ने यहाँ पे अपना सिटी को डिक्लेयर किया, तो इस पे भी विवाद है। तो इसके अगेंस्ट इस पे वोटिंग करने का प्रयास किया गया। 6 डे जो वार हुआ, तो 1967 में इजिप्ट से इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला ले लिया, इसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। गाजा स्ट्रिप ले ली 1967 में इजिप्ट से। गोलन हाइट ले लिया 1967 में सीरिया से, और वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम ले लिया जॉर्डन से, जब 1967 में 6 डे का वार हुआ। इस पे प्रश्न आ चुका है गोलन हाइट्स पे। और मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री लगती हैं, जैसे लेबनान इधर लगती है, हैफा, तल अवीव, तो यहाँ से प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना है। इसको डेड सी बोलते हैं। इधर सिनाई पेनिनसुला है, इधर जाएंगे सुएज नहर है, इधर नीचे जाएंगे तो रेड सी है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ज्यूस के ऊपर यूरोप में उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक अत्याचार हुए, उनका परसिक्यूशन हुआ, जर्मनियों ने उनकी हत्या की। तो 1920 और 40 के मध्य ज्यूस माइग्रेट कर फिलिस्तीन आ गए, और फिलिस्तीन को उन्होंने कहा कि हमारा एंसेस्टर लैंड है और है हमारा राज्य है। लेकिन 1947 में यूएन में वोट हुआ और कहा कि फिलिस्तीन को 2 सेपरेट स्टेट में बांट देंगे, जिसको हम बोलते हैं ज्यूस और अरब स्टेट, जिसको हम बोलते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन। और इसी पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन था कि इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित है। तो बहुत सिंपल प्रश्न था। इजराइल और जॉर्डन के मध्य सीज फायर का उल्लंघन, मतलब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। 1967 में 6 डे वार हुआ इजराइल और अरब के मध्य, जैसा कि हमने पढ़ा।
और इस बार को इजराइल ने जीता और बहुत सारी चीजें ले ली, जैसा कि हमने इस पिछले डायग्राम में पढ़ा, यही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो हमारे लिए मैप महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने पढ़ लिया है। मेडिटेरेनियन से लेबनान लगता है, इजराइल लगता है, इधर आपको सीरिया भी लगेगा, इजिप्ट भी लगेगा, इसको गाजा, जेरूसलम, और इधर आएंगे तो आपको वेस्ट बैंक, गोलन heights, सब हमने पढ़ लिया, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमेशा चर्चा में रहता है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी चर्चा में रहता है। अक्सर आपको इन लोगों में, इन दो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है, और यहीं पे कंफ्यूजन जहां होता है यूपीएससी वहीं प्रश्न बनाती है, क्योंकि वहां पे आपके प्रश्न को गलत करने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को 1940 में स्टेब्लिश किया गया, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को 2002 में स्टेब्लिश किया गया। ये क्या है, यूएन का ऑफिशियल कोर्ट है और ये इंडिपेंडेंट है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो किसी भी केस को यहाँ रेफर कर सकती है। दोनों का मुख्यालय आपको हेग में, नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। पार्टी और एडवाइजरी ओपिनियन दिया जाता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के बारे में इंडिविजुअल ओपिनियन दिया जाता है, सॉवरेनिटी, बाउंड्री, मैरीटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन राइट, ट्रीटी ऑफ वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन और मोर, इससे संबंधित जो मामले रहते हैं इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आते हैं। जीनोसाइड, क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बार क्राइम, क्राइम ऑफ अग्रेशन मामले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं, जैसे म्यांमार का मामला गया। ठीक है, फंडिंग यूएन से की जाती है, आईसीजी की, और इसकी फंडिंग जो सदस्य देश होते हैं वो वॉलंटरी आधार पे की जाती है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया चर्चा में है। इसने क्या किया है, एड्रेस अगर आप अपडेट करना चाहते हैं और आप फ्रेंडली फैसिलिटी के आधार पर एड्रेस को अपडेट करने की सुविधा दी है। मान लो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है एड्रेस का, तो हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से कंसेंट के आधार पर आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, बस इतना आसान पढ़ना है। यूआईडीए क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, आधार एक्ट 2016 के तहत स्टेब्लिश किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को रेसिडेंट को कलेक्ट करती है, सेंट्रल डाटाबेस है। 12 डेट का आपके पास आधार कार्ड होगा तो उसको देख रेख का काम कौन करता है, यूआईडीएआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा विंडफॉल टैक्स चर्चा में है, सरकार ने इसको बढ़ा दिया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसको बढ़ाया क्यों गया, इसको क्यों लगाया जाता है। मान लो पहले हमारे पास क्रूड ऑयल का हम इंपोर्ट कर रहे थे $50 पर बैरल। ठीक है, तो कंपनियां, भारत की जो रिफाइनरी हैं, कंपनियां हैं, इसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर रही थी। मान लो कुछ 10-20 रुपए खर्चा आ गया इनका, $10-20 का, 100 में कर रही थी, $100 पर रिफाइन करके इन्हें एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये मान के चलो इसकी जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है इंटरनेशनल लेवल पर 50 से लेकर $20 पर बैरल आ गई, तो कम हो गई। लेकिन ये कंपनियां अभी भी एक्सपोर्ट कर रही हैं रिफाइन करके $100 में। तो कंपनियां पहले भी काम कर रही थी, अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की जो प्राइस है कम होने से इनको अतिरिक्त लाभ हो गया। क्या हो गया बेटा, अतिरिक्त लाभ हो गया। अगर अतिरिक्त लाभ हो गया तो सरकार चाहेगी कि आपको बैठे बिठाए जो अतिरिक्त लाभ जो मिल रहा है वो हमको दे दो। तो इस अतिरिक्त लाभ को सरकार क्या कर लेती है, अपने पास ले लेती है और इसको इन्वेस्ट कर देती है। तो सरकार को इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के रिवेन्यू को बूस्ट मिलता है, पब्लिक सर्विस अदर बेनिफिट सिटीजन को मिलते हैं, रिपे इंटरेस्ट मतलब कि आप बेनिफिट गेन के द्वारा रिपे कर सकते हैं, इंटरेस्ट बियरिंग कंज्यूमर के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड डिपॉजिट में। तो ये सारी हमने कहानी सुनी, इसके आधार पर सरकार ने कहा कि हमको बाइंडफुल टैक्स है उसको हम बढ़ा रहे हैं ताकि हम अतिरिक्त रिवेन्यू करें, और आपने जो बैठे बिठाए जो आपने कमाई की है उसके द्वारा आपको अतिरिक्त लाभ मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए, ऐसा हम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। चलो
दूसरा सियोम रिवर चर्चा में है। डिफेंस मिनिस्टर ने 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज बनाया है सियोम रिवर पर, जो कि अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थर्न बॉर्डर पे देखने को मिलेगा, जो कि चाइना से लगता है। ये ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में फॉलो करती है, रिवर सियांग को ज्वाइन करती है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, और वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ मुइलिंग नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र हमारी रिवर है, उसकी महत्वपूर्ण कुछ ट्रिब्यूटरी है। ऊपर से आप देख पाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर है, इधर आपको दिबांग, लोहित, सियोम ब्रिज यहाँ पे बना है, इधर आपको सियांग रिवर, और जो सियोम रिवर है इसमें जाके मिल जाती है, और ये रिवर इसमें जाके मिल जाती है। सुबनसिरी और कामेंग रिवर आपको इधर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखिएगा, स्पेशली राइट और लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है उसको आप याद रखिएगा, और इधर आके आपको जो तिस्ता रिवर है वो भी याद रखिएगा, वो भी इसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की। दूसरा, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन चर्चा में है। चर्चा में इसलिए आया कि इंडिया इसके सेक्रेटरी का 4 साल के टेन्योर के लिए इसको ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन मतलब कि सेक्रेटरी के रूप में टेन्योर भारत के पास आ गया है। तो ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपको 32 मेंबर देखने को मिलेंगे एशिया पैसिफिक रीजन में। ये अपनी सर्विस देता है और फैसिलिटेट करता है, इंप्रूव करता है पोस्टल से रिलेटेड जो सर्विस रहती है मेंबर कंट्री में। रिस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन द रीजन विच इज स्पेशलाइजेशन ऑफ यूएन। तो ये इसके अंतर्गत काम करता है, और ये किसकी, यूपीयू किसकी एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है। और एपीपीयू का जो आपके हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में देखने को मिलेगा। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। दूसरा, रानी बेलू नाचियार चर्चा में है। इनको बीरा मनगई भी बोलते थे, जो कि तमिलनाडु की ब्रेव लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, डॉटर थी किंग चेलामुथु की, और रमनाथनपुरम से संबंधित जो आपको देखने को मिलेंगे। शिवगंगा स्टेट की एक क्यून बनी, जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा 1780-1790 के मध्य। और इन्होंने आर्मी को बिल्ड किया, जिसको हम उदयाल बोलते हैं। तो इस शब्द को याद रखेंगे, ये किससे संबंधित है, आर्मी से संबंधित है। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई भी लड़ी, और उन्होंने हैदर अली के साथ 1780 में अलायंस भी बनाया। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर चर्चा में है। अभी यहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर महिलाओं को पोस्टेड किया गया है पहली बार इतिहास में सियाचिन ग्लेशियर में, तो काफी महत्वपूर्ण बात है। महिलाओं के द्वारा यहाँ पे कमान संभाली गई है, काफी महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसकी मैपिंग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक बार आ चुका है। वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्लेशियर है, ठीक है, साल्तारो रिज में देखने को मिलेगा, जो काराकोरम में स्थित है। वेस्ट मेन काराकोरम रेंज में स्थित है। 76 किलोमीटर लेंथ है इसकी, जो सेकंड नॉन पोलर रीजन में आपको फेंचको, जो कि ताजिकिस्तान है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। तो सियाचिन ग्लेशियर आपको इधर देखने को मिलेगा, ये इधर आपको लेह है, इधर कारगिल, सक्चम वैली, अक्साई चीन, काराकोरम पास, श्रीनगर, ये चीजें आपको देखने को, इधर आपको दमचौक देखने को मिलेगा। सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट आपको इधर नुब्रा वैली देखने को मिलेगी। यही प्रश्न आया था, तो आप इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न आ चुका है। तो इस रेस्पेक्टिव जो लोकेशन है वो आपको याद रखना है। ठीक है, इधर आपको खारदुंगला पास देखने को मिलेगा। इट इज अ सोर्स ऑफ नुब्रा रिवर, जो कि सियोक रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। और सियोक रिवर किस में जाती है, इंडस रिवर्स में जाके मिल जाती है। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में इंडिया ने इस पे कंट्रोल किया, जब हमारा पाकिस्तान के साथ वार हुआ तब। दूसरा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 50 साल हो गए हैं। इसको सबसे पहले 1972 में चालू किया गया, 5 जून से 16 जून तक, और इसका मोटो था ओनली वन अर्थ। इसको गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन के द्वारा होस्ट किया गया, और इसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया गया, जिसको हम बोलते हैं यूनेप। और इसी को 5 जून के आधार पर हम क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चैंपियन और अर्थ क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है। अभी भारत में किसी एक नागरिक को मिला है, मैं बता दूं अरुणाचल प्रदेश की कोई एक महिला है, प्रसिद्ध महिला है, उनको मिला है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि उनका नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि चैंपियन ऑफ अर्थ से प्रश्न आ चुका है, यहीं से प्रश्न पूछा था कि चैंपियन और अर्थ किसके द्वारा दिया जाता था, तो यूनेप के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। इससे संबंधित एक और आपको कंफ्यूजन अक्सर होता है, एक स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित है, और एक किससे संबंधित है, UNFCCC से संबंधित है, यूनेप से संबंधित है, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित काम करता है। तो दोनों में आप अंतर याद रखिएगा। दूसरा बेरोबोर चर्चा में है। बेरोबोर क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरसेस को ईट करता है। हेल्टेरिया, पेरेमेसियम, ये क्या करते हैं, नॉट ओनली वायरसेस को फीड करते हैं, बाकी इनको कंज्यूम भी करते हैं। साइंटिस्ट ने स्पीसीज ऑफ हेल्टेरिया को फाउंड किया है, और ईट नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो चुलेरो वायरस को क्या करते हैं, ईट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को याद रखेंगे। दूसरा द यो यो टैक्स और डेक्सा स्कैन टैक्स अभी चर्चा में है। इसको दोबारा से भारतीय टीम के सिलेक्शन से पहले लागू किया जाएगा। इससे पहले जब विराट कोहली कप्तान थे तब इसको लागू किया गया था, लेकिन फिर से इसको लागू किया। इसके माध्यम से जो भी प्लेयर है उसकी फिटनेस, उसका फैट, उसका वाटर कंटेंट, उसका बोन डेंसिटी, उसका मसल मास और उसकी अदर प्रकार की एबिलिटी को नापा जाता है। बस दो चीज याद रखेंगे कि यो यो टेस्ट, यो वो हनी सिंह नहीं, ठीक है, यो यो टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है, और डेक्सा स्कैन, ये दोनों टेस्ट फिटनेस से आधारित है। किससे, फिटनेस से आधारित है, इतना आपको याद रखना। दूसरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका चर्चा में है। यूनिसेफ की अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उन्होंने कहा है कि ड्राउट की वजह से यहाँ का काफी लैंड को डिग्रेड हुआ है, इसलिए चर्चा में है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको कुछ कंट्री देखने को मिलेगी। कौन कौन सी कंट्री आपको देखने को मिलेंगी, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, ठीक है, 4 कंट्री हैं, तो इनको नाम पे याद रखेंगे, इस बात को महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये कंट्री आपको याद रखना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी आती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा।